welcome to Keep On Studying channel. Today we will continue the previous video of class 10th social science subject chapter 1st Rise of Nationalism in India. So without wasting your time let's get start. 13 अप्रैल का दिन था 1919 को और पंजाब के एक शहर जिसका नाम था अमृतसर, तो अमृतसर के जालियांवाला बाग में मेला लगा हुआ था। एज यू ऑल नो, जब कहीं भी शहर में मेला लगता है तो वहाँ बहुत सारे लोग मेला देखने आते हैं। कुछ लोग तो गांव के ही होते हैं और कुछ बाहर से भी मेला को एंजॉय करने आते हैं। तो ठीक वैसे ही जालियांवाला बाग में वैसाखी का मेला लगा था। बहुत सारे लोग शहर के बाहर से मेला एंजॉय करने आए थे, अपने परिवार के साथ आए थे। ये बिल्कुल ही इनोसेंट लोग थे। इन्हें तो ये भी नहीं पता था कि शहर में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। ये बिना किसी डर के मेला को एंजॉय कर रहे थे। उस बाग में कुछ ऐसे भी लोग थे जो रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए थे। जैसे ही इस बात की खबर कि जालियांवाला बाग में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है जनरल डायर को मिलता है, वह तुरंत अपनी मिलिट्री के साथ वहां पहुंच जाता है। वह सोचता है कि यही सही समय है लोगों के जहन में दहशत यानी कि डर पैदा करने का। तो जब जनरल डायर बाग में पहुंचता है तो वो उस बाग से निकलने के सारे रास्ते को बंद करवा देता है और बड़ी निर्ममता के साथ लोगों की भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिससे कि बहुत ज्यादा मात्रा में इनोसेंट लोगों की जान चली जाती है। लोगों को भागने के लिए रास्ता ही नहीं बचता है। इसी इंसिडेंट को जालियांवाला बाग मैसेकर्स कहा गया। जैसे जैसे जालियांवाला बाग की खबर फैलती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं, हड़तालें होने लगती हैं, लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगते हैं और गवर्नमेंट बिल्डिंग पर हमला करने लगते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट लोगों को इंसल्ट और टेरिफाइड करना चाहती थी। सत्याग्रहियों को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए, सड़क पर घिसट कर चलने के लिए और सारे ब्रिटिश साहबों को सलाम मारने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव पर बम बरसाए गए। गांधी जी कभी भी वॉयलेंस नहीं चाहते थे, इसलिए वो रॉलेट सत्याग्रह को बंद कर देते हैं और अपना आंदोलन भी वापस ले लेते हैं। अब यहाँ गांधी जी को लगता है कि अगर हमें लड़ाई लड़नी है तो और बड़ा आंदोलन करना होगा। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम का एक होना जरूरी था। अगर हिंदू और मुस्लिम एक हो गए तो जो मूवमेंट होगा वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सो लेट अस सी हाउ हिंदू एंड मुस्लिम आर यूनाइटेड। तो उस समय जो हिंदू थे वो डिमांड कर रहे थे स्वराज की और इसके लिए वे लड़ाई लड़ रहे थे अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, और वहीं दूसरी तरफ जो मुस्लिम थे वो उस समय खिलाफत इशू पर काम कर रहे थे। तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में बहुत सारे कंट्रीज आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। सो लाइक दिस जो ब्रिटेन था और जो टर्की था वो भी आपस में लड़ रहे थे। उस समय टर्की का राजा कैलिफेट थे, जिसे हिंदी में खिलाफत बोला जाता है। ये जो राजा थे वो इस्लामिक हेड माने जाते थे और जितने भी मुस्लिम थे वो इनका बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। तो होता क्या है कि इस वॉर में टर्की हार जाता है और ब्रिटेन जीत जाता है। जनता में एक अफवाह फैलने लगती है कि जो ब्रिटेन है वो टर्की के राजा यानी खलीफा के ऊपर एक हार्श ट्रीटी इम्पोज करने वाला है, मतलब एक ऐसा कानून लाने वाला है जो खलीफा के लिए बहुत ही हार्मफुल होने वाला है। तो इस बात से इंडियन मुस्लिम को काफ़ी बुरा लग रहा था कि इनके जो हेड थे खलीफा, उनके ऊपर हार्श ट्रीटी इम्पोज की जाएगी। तो जो इंडियन मुस्लिम थे उन्हें ब्रिटिशर्स पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब यहाँ एक बात नोटिस करना होगा कि हिंदू की दुश्मनी ब्रिटिशर्स से थी, अब मुस्लिम की भी दुश्मनी ब्रिटिशर्स से हो गई। तो अब यहाँ पर जब दुश्मन एक था तो क्यों ना दोस्ती किया जाए। गांधी जी को ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लगी हिंदू और मुस्लिम को एक करने की। तो होता क्या है कि मार्च 1919 में बम्बे के अंदर एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था खिलाफत कमेटी। ये कमेटी कई सारे मुस्लिम लीडर्स के द्वारा फॉर्म की जाती है, जिनमें से मेन दो लीडर्स थे जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दोनों गांधी जी के साथ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मास एक्शन के बारे में डिस्कशन करते हैं, यानी कि हम बड़ी तादाद में आंदोलन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। गांधी जी कहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं। जब हिंदू और मुस्लिम दो कमेटी आपस में मिल गई तो आंदोलन बहुत ही बड़ी स्केल पर होगा और उसके बाद तुम अपने खिलाफत इशू को निपटा लेना और हम अपने स्वराज को, इससे दोनों का ही फायदा हो जाएगा। तो इसी मुद्दे पर डिस्कशन चलता है और फाइनली सितंबर 1920 को कोलकाता के अंदर कांग्रेस का एक सेशन होता है जिसमें गांधी जी कन्विंस कर लेते हैं अदर्स कांग्रेस लीडर्स को, और इस सेशन के बाद हिंदू और मुस्लिम लीडर एक हो जाते हैं और फिर एक नया मूवमेंट प्रचार करने का शुरुआत करते हैं जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट।
आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जालियांवाला बाग मैसेकर्स और खिलाफत मूवमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।